नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में स्वागत है आपका। आज बातचीत होने जा रही है सेविंग्स पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ राजेश कृष्णमूर्ति, मैनेजिंग डायरेक्टर iFast फाइनेंशियल। आपका स्वागत है राजेश शो में। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। और व्यूअर्स को बताते हैं शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। moniguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप सेव पहले मेंशन कीजिएगा और उसके बाद कंप्लीट डिटेल्स 57575 पर आप भेज सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो अहमदाबाद से है और अहमदाबाद से जो पहली क्वेरी है वो कीर्ति शेखावत जी की तरफ से है। मेल के जरिए जो इनकी सवाल इन्होंने भेजा है, इन्होंने मेंशन किया है ये एक गोल सेट करके चल रही हैं और जो टाइम फ्रेम इन्होंने दिया है वो जस्ट 2 से 3 साल है। इस टाइम फ्रेम में ये 60,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने के इनका प्लान है और इनफैक्ट ये जो फंड्स की जो आगे रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो इनके मैरिज के जो एक्सपेंसेस रहेंगे उससे रिलेटेड ये पूरी प्लानिंग है। राजेश, जो इन्होंने मेल के जरिए जो सवाल भेजा है इसमें 2 पहलू। एक तो जैसे इन्होंने बताया है ये मैरिज के लिए आगे जो खर्चे रहेंगे उसके लिए चाहिए तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। मोर ओवर टाइम फ्रेम भी इतना नहीं है, 2 से 3 साल, मतलब ऑप्शंस लिमिटेड रहेंगे। तो किस तरह से इसको प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर ये समय इनके पास होता तो उसमें रिस्क लेते हुए बेटर रिटर्न्स के लिए बढ़ सकते थे, लेकिन इन दैट केस जो इनका गोल है जिसके लिए आगे बढ़ रही हैं उसमें आप कैसे इनको राह दिखाएंगे? ज़रूर सौरभ, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि टाइम भी चाहिए रिस्क लेने के लिए। तो कीर्ति उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि वो ज़्यादा रिस्क ना ले, लेकिन मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि वो 3 साल का अगर उनका एक टाइम फ्रेम है तो 2 चीज़ें कर सकती हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो 2 पार्ट्स में करेंगे। एक जिस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में जाते हुए स्कीम्स में डाल सकते हैं। ये मार्केट्स में 1-2 साल के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स अच्छा दिख रहा है, तो उनके लिए सुझाव ये है कि वो 1 या 2 शॉर्ट टर्म फंड्स अपना लें। एक AIG, अभी वो उनका नाम पाइन ब्रिज हो गया, तो पाइन ब्रिज का शॉर्ट टर्म फंड देख सकते हैं। उसके साथ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का भी है या बिरला सन लाइफ का भी है। ये तीनों में से वो चूज कर सकती हैं। मुझे लगता है कि उनको 60,000 पर मंथ में उनको एक करीबन 70-80% तक उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है, वो एक बात। दूसरी बात, वो जो बचता है 20%, करीबन 10-12 हज़ार रुपये, वो हमारे ये सुझाव है कीर्ति जी के लिए कि वो एक डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट करें। इक्विटी फंड है, रिस्क है इसमें, ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड का ये मतलब रहता है कि फंड मैनेजर जो कंपनीज खरीदते हैं उसमें डिविडेंड डिक्लेरेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो उनके इन्वेस्टमेंट्स में डिविडेंड मिलने की संभावनाएं अधिक है, लेकिन इसमें रिस्क है। तो ये प्रोपोर्शन में अगर वो देखेंगे तो उनका दोनों ऑब्जेक्टिव्स शायद मीट कर सकते हैं। राइट। तो जो मेजर पोर्शन है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जिस तरह से आपको बताया गया है और बेटर रिटर्न्स के लिए वहाँ बढ़ें, और बाकी एक स्मॉल परसेंटेज में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी और आगे के जो आपके प्लान्स हैं उनके लिए। अगला सवाल अब हम शामिल करेंगे मुंबई से। नेक्स्ट व्यूअर कैप्टन संजय भारद्वाज जी लाइन पर हैं। कैप्टन भारद्वाज, गुड इवनिंग। हमने आपका पोर्टफोलियो भेजा है जो आपने जिस तरह से सेंड किया है उस पर जब हमने नज़र डाली, इसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। आपने इसमें कई टॉप परफॉर्मर्स शुमार किए हुए हैं जो शामिल हैं आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन समहाउ हम स्क्रीन पर ये पोर्टफोलियो रन करेंगे। आप 10 साल की बात कर रहे हैं इसमें म्यूचुअल फंड में, लेकिन समहाउ इतनी सारी ये जो फंड्स को मैनेज करना, इनको ट्रैक करना, क्या वो आपके लिए आसान रहता है या किस तरह से आपने ये इतने सारे फंड्स को चूज किया? एक्चुअली ये तो मैंने चूज किया है, बट इसमें से आधे फंड आई जस्ट स्टार्टेड अबाउट 6 months back. Okay. And just want to know, like, though I have plenty of schemes in my portfolio, yeah, just wanted to know, like, do I need to restructure my portfolio, or right, which all funds should I keep, and how much should I invest so that I can get best results in 10 years? एब्सोल्युटली, आपका आउटलुक अच्छा है और इसमें जैसे हमने कहा कई टॉप परफॉर्मर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, लेकिन समहाउ जब राजेश इनके आप पोर्टफोलियो को देखते हैं, इसको जब आप रिव्यू करें, इसमें किस तरह से रिकमेंडेशन देंगे? कुछ ऐसा है इसको थोड़ा जिस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारे जिस तरह स्कीम्स हैं उनको फिर
प्रॉपर्ली ट्रैक करना इंडिविजुअल्स के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, तो उसको थोड़ा फोकस रखें और उसी में फिर इन्वेस्टमेंट्स को और इंक्रीज कर सकें। आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? सर सौरभ, आई थिंक कैप्टन हैज़ टू डू अ फ्यू थिंग्स। एक उनके इतने सारे जो फंड्स है वो जितना इन्वेस्ट किया है वो ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आगे बढ़ के वो इन्वेस्ट करेंगे, हमारी ये सुझाव है कि वो 3-4 चीज़ें पे अपना फोकस रखें। एक उनके पोर्टफोलियो में अच्छे ब्लू चिप फंड्स है, लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स है। उसमें से एक बढ़िया फंड जो है उनके पोर्टफोलियो में वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप। हमें लगता है कि उनको वो फंड में इन्वेस्टमेंट्स जारी रखना चाहिए, और जो दूसरे फंड्स जो उन्होंने रखे हैं ये स्पेस में, उनको ये फोकस ब्लू चिप में वो ऐड ऑन करे। वो एक बात। दूसरी बात, एक ऐसा फंड है उनके पोर्टफोलियो में जो मार्केट के कैपिटलाइजेशन में फ़र्क नहीं दिखता है, जहाँ पर भी वैल्यूएशन अच्छा रहता है वहाँ जाके वो लोग फंड मैनेजर वो खरीदते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। वैसा वाले एक फ़ंड है यूटीआई का अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इतने साल से पिछले 2-3 साल से तो हम लोग शो पे भी हम लोग इसकी जिक्र कर रहे हैं। तो यूटीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड वो कंसोलिडेट कर सकते हैं एक मल्टी कैप स्पेस में। तीसरा रहा, उनका तो टाइम फ्रेम ज़्यादा है, तो मतलब इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। वैसे तो उन्होंने रिस्क लेने की तो उनकी एपिटाइट दिखा ही दी है अभी तक उनके पोर्टफोलियो में। तो जो एसबीआई का एमर्जिंग बिजनेस फंड है वो ऐसा एक फंड है जहाँ पे फंड मैनेजर एक ऐसे स्वभाव के कंपनीज देखते हैं जहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा हो, उसमें रिस्क भी बहुत है, लेकिन उनके पास टाइम है तो वो बरकरार रख सकते हैं वो फंड। और एक्सपोजर के हिसाब से अगर उनके पास ज़्यादा गोल्ड नहीं है तो सिर्फ एक हेज के हिसाब से हम ये सजेस्ट करते हैं कि 5 से 10% उनके पोर्टफोलियो का वो गोल्ड फंड में रखें। कोई भी एक फंड ले सकते हैं, कोटक गोल्ड में उनका इन्वेस्टमेंट है, ही कैन कंटिन्यू विद कोटक गोल्ड। मुझे ये लगता है कि उनको अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हर एक साल में रिव्यू करनी चाहिए, और कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके शो में आके उनका क्वेरीज तो वापस पूछ ही सकते हैं। हाँ राइट, ये आपके लिए इनफैक्ट सलाह है। कुछ डिटेल स्क्रीन पर रन भी कर रहे हैं इसको, इस तरह से रिव्यू जिस तरह से किया गया है, और इनफैक्ट इसके अकॉर्डिंगली आपको राय दी गई है। ऑल द बेस्ट, इस तरह से बढ़ें। इतनी सारी स्कीम्स जिस तरह से हमने कहा मैनेज करना कई बार डिफ़िकल्ट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए राय है। फिलहाल हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। ये जो क्वेरी है वो अमर लोखंडे जी की तरफ से है। अमर साहब ने ये एसएमएस के जरिए सवाल भेजा है, और ये एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया है 20 साल में ये एक गोल जो उन्होंने रखा है 50 लाख का, उस तक पहुंचना चाहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट ये मेंशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट पर मंथ 6000 की। राजेश, अगर इतने लंबे सफ़र की जो बात कर रहे हैं, एज इनकी 32 है, और सिस्टमैटिकली जिस तरह से हर महीने ये इन्वेस्ट करते चलेंगे इस टाइम पीरियड के लिए, तो इनको अपने गोल तक पहुंचने में लगता है मुश्किल नहीं होगी। अगर हम ठीक ठाक रिटर्न्स 12% राउंड अबाउट अगर एक्सपेक्ट करें, तब भी ये गोल अचीवेबल लगता है। आप किस तरह से इनको एडवाइस करेंगे, क्योंकि एक लंबी जर्नी रहेगी, इसको किस तरह से पूरी प्लान करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे उसको बीच बीच में रिव्यू करते हुए इसको पूरा सफ़र तक आगे बढ़ें, इसमें आपकी राय? सौरभ, उन्होंने एक अच्छा टाइम फ्रेम दिया है उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अभी तो सिर्फ 32 साल की उम्र है उनकी, तो हमें लगता है कि उनको 2-3 फंड्स में उनकी इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकते हैं। और सोचें कि एक कंजर्वेटिवली 10% का भी रिटर्न लेके हम लोग चलें, तो उनको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए महीने का 6,600 रुपया इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये अजम्पशन है कि ये इन्वेस्टमेंट्स उनको हर साल 10% की रिटर्न देगी, तो अपने टाइम फ्रेम में अपने 50 लाख का मकसद पा सकते हैं। इसके लिए 3 फंड्स हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। एक लार्ज कैप स्पेस में मैंने पिछले व्यूअर को भी बताया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप फंड। एक मल्टी कैप अपॉर्चुनिटीज़ में है यूटीआई का, उसमें 2000 डाल सकते हैं। पहले वाले फंड में 2600, और बाकी 2000 जो है वो आईडीएफसी का एक फंड है स्टर्लिंग इक्विटी,
वो फंड में डाल सकते हैं। ये तीनों फंड्स एक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, रिस्क है, लेकिन हमें लगता है कि अगर वो इतना लंबी अवधि दे रहे हैं, 20 साल दे रहे हैं, तो एक्विटी एज एन एसेट क्लास मुझे लगता है कि उनके एज के हिसाब से भी उनको अभी ट्राई करनी चाहिए। राइट, इनफैक्ट इससे ज़्यादा रिटर्न्स मैंने 12%, तो फिर उसमें देखें तो ये कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इनफैक्ट 5000 राउंड अबाउट भी पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये मार्केट्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन लंबी अवधि में क्योंकि इक्विटीज़ दूसरे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती है, तो एक लंबा सफ़र और इस तरह से आप इसके साथ बढ़ें इस गोल को अचीव करने के लिए। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बातचीत सेविंग्स पर हो रही है, हम बस जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत इन्वेस्टमेंट के तमाम ऑप्शंस पर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आई फास्ट फाइनेंशियल से राजेश कृष्णमूर्ति जी। और राजेश जी, अगला जो सवाल इंक्लूड कर रहे हैं वो सिलवासा से है और प्रश्न मनोजीत जी की तरफ से है। मनोजीत मित्रा जी समय पर हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान आउट करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और इन्होंने मेंशन किया है इनकी इनफैक्ट जो सेविंग्स रहती है कुल मिलाकर खर्चों के बाद, उसके तहत ये अभी फ़िलहाल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 3000 पर मंथ की कर रहे हैं। मिस्टर मित्रा, ये बता सकें, ये इनफैक्ट जो पूरी आपकी जो प्लानिंग है इसमें आप बता पाएंगे बच्चों की उम्र कितनी है और क्या एग्जैक्टली प्लान है पूरा आपका इन्वेस्टमेंट का, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली मेरा 2 बच्चे हैं, 2 गर्ल है। एक तो 5 इयर्स का है और छोटी वाली 1 ईयर का है। इसके लिए एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए चाहिए था और अपना रिटायरमेंट प्लान के लिए चाहिए था कुछ सेविंग्स प्लान। राइट, आपने ये जिस तरह से ये जो अमाउंट अभी फिलहाल इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको आगे चल के इंक्रीज करने का भी मतलब इसको बढ़ाने का सोच रहे हैं इसमें? हाँ। ओके, अभी हम देख रहे थे जो आपका इनफैक्ट जो अभी फिलहाल से जा रही हैं, उसके अलावा राजेश जी आपको राय देंगे इसमें किस तरह से प्लान आउट किया जाए, क्योंकि जैसे आपने बताया हायर एजुकेशन और बाकी बहुत एक्सपेंसिव भी है कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ। राजेश जी, ये कैसे प्लानिंग करें इसमें, ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का रहेगा, ये अपने लिए खुद के लिए आपने क्या कुछ टर्म प्लान कुछ इंश्योरेंस लिया हुआ है मनोजीत जी? रिक्वायरमेंट जो है आफ्टर 15 इयर्स 70 लाख करीब, तो उसके लिए कुछ LIC है और SIP है। और आपको राय दिलवाते हैं जिस तरह से राजेश साहब टर्म प्लान की जो अपनी एक इम्पोर्टेंस रहेगी इनके लिए, खुद के लिए इसे लें, डिपेंडेंस इस तरह से फैमिली पर हैं, और ये आगे फिर इस गोल के लिए किस तरह से अग्रसर हों। जरूर 2-3 चीज़ें इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक इनकी इनकम रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, तो अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-3 LIC लेके रखी है, तो वो क्या है, किसके लिए लिया है, उसका सम एश्योर्ड क्या है, उसका कवरेज कितना है उनकी लाइफ में, ये सब उनको देखनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक LIC पॉलिसी लेने से सब ठीक नहीं होता है। तो वो स्पेसिफिक्स उनको देखनी पड़ेगी जी, उसमें एडुकेटली कवर्ड है या नहीं है, क्या एग्जैक्टली वो सब आप पहलुओं को देखें, क्योंकि एक अच्छा कवर होना बेहद ज़रूरी है, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप राजेश जी, ये जो इन्वेस्टमेंट की यहाँ तक बात रहेगी और उसको आप किस तरह से इनके समक्ष रखना चाहेंगे? ज़रूर, उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, वो भी दोनों लड़की, तो उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली बताया कि एजुकेशन और मैरिज के लिए उनको इन्वेस्ट करनी है, और तीसरा उनके रिटायरमेंट, खुद के रिटायरमेंट के लिए। वैसे तो उन्होंने अपना माइलस्टोन्स क्लियरली उन्होंने डिसाइड किया है कि ये है और मुझे इनके लिए प्लान करनी चाहिए। जितना उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, उनके महीने का करीबन 18,000 के करीब एक्सपेंसेस के बाद उनके हाथ में सेविंग्स है, लेकिन जितना उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, इन्वेस्टमेंट्स उनका सिर्फ 30,000 दिखा रहा है, तो 15,000 कहाँ जा रहा है उन्होंने जिक्र नहीं किया है। हमें ये सुझाव देनी है उनको कि जितना हो सके उनको इन्वेस्ट करनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसा प्लान करनी चाहिए कि मेरा ये मकाम है और उसके लिए मुझे एक 18,000 का इन्वेस्टमेंट करनी है महीने का, और जितना बचता है उसमें से मैं अपना घर चलाऊंगा। वैसे एक डिसीजन लेके उनको आगे जाना पड़ेगा, तभी उनका तीनों मकसद के लिए उनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल इकट्ठा करने की स्ट्रेंथ रहेगी आगे जाते हुए। जी बिल्कुल, और ये इनफैक्ट कुछ जो इन्वेस्टमेंट जहां आपको करनी चाहिए वो भी हमने स्क्रीन पर रन की है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ें और फिर बीच बीच में रिव्यू भी करें। ये इनफैक्ट कुछ जो आपके लिए रिकमेंडेड फंड्स रहेंगे जहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इनफैक्ट रिटर्न्स रहे हैं लॉन्च से अब तक, लेकिन आगे क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इस तरह से इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं।
आइए अब हम राजेश जी अगले सवाल का मूव करेंगे। ये मेल के जरिए दीपक जी की तरफ से दीपक ब्रह्मभट्ट ने ये क्वेरी भेजी है। इन्होंने मेंशन किया है इनका पीपीएफ अकाउंट है और पीपीएफ अकाउंट फॉर द लास्ट 15 इयर्स रनिंग है, वो कंप्लीट हो गया है। अब इनका जो सवाल है ये जानना चाहते हैं कि इसको ये आगे 5 इयर्स का जो एक्सटेंशन रहता है वो वेल करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में आए। ये क्वेरी जिस तरह से इन्होंने दीपक साहब ने इतना लंबा सफ़र पीपीएफ के साथ तय किया और ये अपने आप में बिल्कुल सेफ सिक्योर एक इन्वेस्टमेंट रहती है, एक अच्छा इनका अमाउंट जिस तरह से अब इस समय जो हम देख रहे हैं वो बना है, उसको ये अपने आप में ये डिफरेंट हैं दोनों जो इनके स्ट्रैटेजी जो रहती है। तो इसमें मतलब आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ये अगर इनको फंड्स की आवश्यकता नहीं है तो क्यों ना पीपीएफ को कंटिन्यू करें, म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं करें, लेकिन कुछ और फंड्स अगर मैनेज कर सकें। राजेश जी। ज़रूर, दो चीज़ें, एक ये पीपीएफ में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो तो वैसे भी उनके सामने 5 साल के लिए एक्सटेंड करने की तो ऑप्शन है ही। इतना तो जाहिर है कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में, नहीं तो सिर्फ पीपीएफ के ही सवाल उन्होंने ऐसी पूछी नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उनको जाके ये 5 साल और बढ़ानी चाहिए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट। वो एक। दूसरी बात, अगर उनकी अभी तो उनकी उम्र 40 है तो वो बता रहे हैं कि उनका इनकम है, तो इनकम में से मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। उनकी थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर लेके रखना ठीक है, क्योंकि 15 साल उन्होंने अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है तो दैट मीन्स ही इज़ डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि थोड़ा उनको एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर वो 50 साल तक काम कर रहे हैं तो 10 साल के लिए वो अच्छे तरह से एक्विटी में थोड़ा थोड़ा करके सिप्स में डाल सकते हैं। मुझे लगता है वो उनका इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट रहेगा पीपीएफ के लिए। एब्सोल्युटली। तो ये जो जानना चाह रहे थे पीपीएफ या फिर म्यूचुअल फंड किसको चूज़ करें, दोनों को ही रखें अपने पोर्टफोलियो में, उसको 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड करें और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और इस तरह से आगे बढ़ें। फिलहाल हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है, शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्रश्न हम तक भेज सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले सेव लिखेगा और डिटेल्स फिर 57575 पर SMS कर दें। आखिरी सेगमेंट के साथ बस हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक के लास्ट सेगमेंट और आखिरी प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश से है। किशोर देरू जी की तरफ से प्रश्न है और ये किशोर जी राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के बारे में जानना चाह रहे हैं। और राजेश जी, इस पर आपकी राय, ये जिस तरह से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए है और ये इस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे इक्विटीज़ की तरफ, उसको और पुश देने के लिए, लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसमें टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं, टैक्स को लेकर छूट भी, ये आप किस तरह से जो इसके हम देख रहे हैं प्रोविजंस हैं वो प्रावधान, उसको किस तरह से बताएंगे इनके लिए? ज़रूर सौरभ, एक तरफ से अच्छा है कि पिछले शो में भी और अभी ये शो में भी हमारे लिए राजीव गांधी स्कीम के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कहीं ना कहीं तो पब्लिक देख रही है और उनको दिलचस्पी है इसमें क्या है उनके लिए और क्या ऑप्शंस उनके सामने पेश हो रही है। दो चीज़ें उनको ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक, उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई किया है उन्होंने। दूसरी बात, जो भी इन्वेस्टमेंट्स वो करेंगे वो एक्विटीज़ में जा रहा है तो मतलब उसमें रिस्क है और 3 साल के लिए वो अमाउंट को छू नहीं सकते हैं, तो वो लॉक्ड इन फॉर 3 इयर्स है। तीसरी बात, उनकी इनकम 10 लाख रुपए से कम होनी चाहिए एनुअली और तभी वो ये स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। 50,000 इन्वेस्टमेंट है उसमें और 50% इसमें टैक्स का इंसेंटिव है, मतलब 25,000 का उनका टैक्सेबल इनकम से एग्जम्पशन मिल सकती है। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हैं जिनको आप नज़र में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बढ़िए। और ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली है तो आप उस कैटेगरी में ही फॉल करते हैं और बाकी भी पैरामीटर्स आपके समक्ष रखे गए हैं। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे और आपका शुक्रिया करना चाहेंगे राजेश कृष्णमूर्ति जी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स। दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।